एपिसोड 1 में हमने ओट क्लाउड के विषय में बहुत कुछ जाना था, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पेन पेपर लेके बैठ जाओ और नोट करना हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट फ्लेयर कॉस्मोस और स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए और फ्रेश एपिसोड में। एपिसोड 1 में हमने ओट क्लाउड और काइपर बेल्ट के बारे में बहुत कुछ जाना था और मेनली हमने ओट क्लाउड के बारे में जाना था। अब काइपर बेल्ट एक सर्कमस्टेलर डिस्क है जो कि आउटर सोलर सिस्टम से एक्सटेंडेड है। इसकी दूरी हमारे सूर्य से लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये एस्टेरॉयड बेल्ट का ही समान लेकिन उससे 20 गुना ज़्यादा चौड़ा और 200 गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। सौरमंडल के गठन के समय से छोटे पिंड या अवशेष इसमें मौजूद हुआ करते थे, जबकि कई क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने होते थे। अधिकांश काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बड़े पैमाने पे जमे हुए वाष्पशील यानी आइस से बने होते हैं, जैसे कि CH4, NH3 और H2O। काइपर बेल्ट IAU द्वारा बौने ग्रह के रूप में पहचाने गए 3 पिंडों का घर है, प्लूटो, होमियो एंड मेकमेक। और सौरमंडल के कुछ चंद्रमा जैसे नेपच्यून का ट्रिटन और सैटर्न का फोइबी इस क्षेत्र का उत्पन्न हो सकता है। काइपर बेल्ट का नाम डच खगोल शास्त्री जेरार्ड काइपर के नाम पर रखा गया था। हालांकि उन्होंने इसका अस्तित्व की भविष्यवाणी नहीं की थी। सन 1992 में लघु ग्रह यानी माइनर प्लैनेट 15760 एल्बियन की खोज की गई थी, जो प्लूटो और चारन के बाद पहली काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट थी यानी केबीओ। इसकी खोज के बाद से ही ज्ञात केबीओ की संख्या हजारों तक बढ़ गई। काइपर बेल्ट को शुरू के दिनों में पीरियोडिक कॉमेट्स यानी धूमकेतु का मुख्य भंडार माना जाता था। काइपर बेल्ट थियोरेटिकल ओट क्लाउड से अलग होके 1000 गुना अधिक दूर है और ज़्यादातर गोलाकार है। सन 1991 में एस्ट्रोफिजिक्स का पेपर पब्लिश हुआ था। उसमें जेरार्ड काइपर ने सौरमंडल के विषय में जल्दी बनने वाली एक समान डिस्क पर अनुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ऐसी बेल्ट आज भी मौजूद है। काइपर अपने समय में आम धारणा पे काम कर रहे थे। बाद के दशकों में परिकल्पना ने अन्य रूप लिए। काइपर बेल्ट की वस्तुओं का आकार वितरण कई शक्ति कानूनों का पालन करता है। शक्ति कानून का मतलब पावर लॉस। पावर लॉस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन N and D. The number of object of a diameter greater than D and D is referred to as brightness slope. The number of object is inversely proportional to some power loss of the diameter D. Now look at this equation carefully. dN by dd is directly proportional to d का power minus q, which is assuming q is not 1. Now n is directly proportional to d का power 1 minus q plus a constant. देखो, अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आया तो मैं हूँ ना, इसलिए आपको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। इसके लिए आता है ना, अगर नहीं आता तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो, dx by dt is the differential function of x plus k, where x is the variant function and k is its constant। तो यहाँ dn by dd इसका वेरिएंट फंक्शन है और n है, और n तो क्या है तुमको पता ही है, और n is directly proportional to 1 minus q, d का पावर 1 minus q plus a constant. This constant may be non-zero only if the power loss doesn't apply to the high values. सूर्य और प्रमुख ग्रह से दूर होने के कारण काइपर बेल्ट की वस्तुओं को उन प्रक्रियाओं से अपेक्षाकृत अप्रभावित माना जाता है जिन्होंने अन्य और सौरमंडल की वस्तुओं को आकार और बदल दिया। इस प्रकार उनकी संरचना का निर्धारण करने से प्रारंभिक और सौरमंडल के निर्माण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगी। अब तक सबसे छोटे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को देखा गया जिसका रेडियस 1 किलोमीटर था और उसे स्टेलर ऑक्यूलेशन द्वारा डिटेक्ट किया गया, और इन्हें डायरेक्टली हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। इसका पहला रिपोर्ट, मेरा मतलब ऑक्यूलेशन का पहला रिपोर्ट दिसंबर सन 2009 में लिया गया था। उस रिपोर्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ तो पता चला कि इट वॉज अ डिस्कवरी ऑफ द स्मॉल सब किलोमीटर रेडियस ऑफ काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट इन आर्चिवल हबल फोटोमेट्री फ्रॉम मार्च 2007। अब मैं आपको फोटोमेट्री के बारे में समझा देता हूँ। इस प्रोसेस का इस्तेमाल खगोल विज्ञान में होता है। इसमें प्रकाश की तीव्रता से निकलने वाली खगोलीय पिंडों को मापा जाता है। इस प्रकाश को फोटोमीटर
के उपयोग करके एक टेलीस्कोप के माध्यम से मापा जाता है, जिसे अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है, जो प्रकाश के विद्युत प्रवाह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रभाव से परिवर्तित करता है। जब मानक सितारे यानी स्टैंडर्ड स्टार्स और अदर लाइट्स सोर्स से ज्ञात तीव्रता और रंग के फोटोमीटर आकाशीय पिंडों की चमक या स्पष्ट परिणाम को माप सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको केबियो के बारे में। 2009 में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो उस डिस्कवरी से बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ गया। पहली बार किसी ने केबियो के ऑब्जेक्ट्स की रेडियस और बहुत सारी चीज़ों को एस्टिमेटेड प्रूफ के साथ फाइंड किया था। जब 1930 में प्लूटो की खोज की गई तो कई वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यह अकेला नहीं हो सकता। प्लूटो का जब डीप रिसर्च हुआ 40 के दशकों में वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसके आगे के क्षेत्र को उन्होंने कहा कि हम काइपर बेल्ट के नाम से इसे बुला सकते, क्योंकि जेराइड काइपर 1910 के पैदाइश के थे, शायद 1910 या 1901, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है, जिसकी परिकल्पना दशकों से विभिन्न रूपों में की गई थी। सन 1992 में इसका अस्तित्व का पहला प्रत्यक्ष का प्रमाण मिला। काइपर बेल्ट की प्रकृति पर पूर्व की अटकलों का संख्या पे विविधता के निरंतर अनिश्चितता को जन्म दिया। आइए अब जानते हैं इसके